नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवेंद्र चंद्र राजा आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र चंद्र राजा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेटिव पर्पज़ के लिए वीडियोज़ बनाता हूं जो किसी न किसी रूप में लोगों का एंटरटेनमेंट भी करते हैं और इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। वीडियोज़ बदलते हुए आते हैं, कभी इंटरटेनमेंट के, कभी इन्फॉर्मेटिव के, कभी दोनों मिक्सअप। तो आज का वीडियो भी कुछ ऐसा ही है जो दोनों का मिक्सअप है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधे आपको पॉइंट की बात पे लाता हूँ कि आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और साथ में एंटरटेनमेंट। स्किप मत कीजिए, कुछ मिनट मुझे अपना कीमती वक्त दीजिए और ज्ञान और एंटरटेनमेंट का मज़ा लीजिए। जी दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो है एक हिंदुस्तान का बहुत ही बड़ा न्यूज़पेपर का ग्रुप जिसका नाम है दैनिक भास्कर। जी हाँ, दैनिक भास्कर ग्रुप, जो कि हिंदी लैंग्वेज का डेली न्यूज़पेपर है, जिसको कि दैनिक भास्कर ग्रुप ओन करता है। और एक संस्था है, एक एनजीओ है जिसका नाम ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशंस है, जो कि बहुत पहले फाउंड हो गई थी 1948 में करीब। उसने इसका सर्वे कर रखा है, तो उसने ये रैंक दिया है इसको 3rd नंबर सर्कुलेशन का, कि पूरे विश्व में 3रे नंबर पर सबसे ज़्यादा बंटने वाला अखबार और इंडिया में 1st नंबर का। तो दोस्तों, दैनिक भास्कर जो है ये स्टार्ट हो गया था शुरुआत में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, उसके तुरंत बाद 1948 में। और तब इसका नाम जो है दैनिक भास्कर नहीं था। 1948 में जब ये स्टार्ट हुआ था इसका नाम सुबह सवेरे करके था, और उसके बाद आगे 1957 में इसका नाम बदल के भास्कर समाचार किया गया, और फिर 1958 से अब तक ये दैनिक भास्कर के नाम से चला आ रहा है। भास्कर का मतलब होता है द राइजिंग सन। दैनिक भास्कर मतलब रोज आने वाला एक राइजिंग सन। जो इसके ओनर है दोस्तों दैनिक भास्कर ग्रुप के, वो डीबी कॉर्पोरेट लिमिटेड है। और ख़ास बात यह है कि इसके 66 एडिशन आते हैं और 4 भाषाओं में ये हिंदुस्तान में पब्लिश किया जाता है, हिंदी में, इंग्लिश में, मराठी में और गुजराती में। बिल्कुल स्किप मत कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आ गया और बहुत इंटरटेनमेंट जानकारी। इसके जो फाउंडर थे वो रमेश चंद्र अग्रवाल जी थे, और इसका हेड ऑफिस जो है वो भोपाल में है, मध्य प्रदेश में। दोस्तों, इसका एक्सपेंशन जो है, जैसे मैंने बताया कि 1958 में दैनिक भास्कर इसका नाम रख दिया गया था और तब से दैनिक भास्कर करके अभी तक चल ही रहा है। लेकिन मेन इसका एक्सपेंशन जो है 1983 में किया गया, जब इसकी ब्रांच इंदौर में खोली गई। अभी इस वक्त ये करीब हिंदुस्तान के 12 स्टेट्स में इसके अखबार, 12 स्टेट्स में सर्कुलेट्स होते हैं। 66 इसके एडिशंस हैं और 4 लैंग्वेजेस जो मैंने पहले भी बता दिया, हिंदी, मराठी, गुजराती और इंग्लिश में सर्कुलेट्स होते हैं। दोस्तों, मैं आज दैनिक भास्कर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दैनिक भास्कर पे कल रात से आईटी के, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के और ईडी के छापे पड़ रहे हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको पता है, आयकर विभाग, और ईडी मतलब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसको कि हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय बोलते हैं। अगर आप आईटी से कोई भी मतलब टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ लगता है अगर इन डिपार्टमेंट को, कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई आदमी, इंडिविजुअल आदमी या कोई कंपनी को छुपा रही है, तो ये लोग छापे मार सकते हैं। तो उसी में ईडी है, जो कि भारत सरकार के अंदर एक वित्त मंत्रालय का एक राजस्व विभाग होता है, और उसी के अधीन एक वित्तीय जांच संस्था होती है। इसका कि हेड ऑफिस दिल्ली में है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का, जिसको ईडी कहा जाता है, और दूसरा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनके छापे। इसके जो ऑफिस है जहाँ जहाँ पर हैं, दिल्ली में, भोपाल में, इंदौर में, अहमदाबाद में, जयपुर में, नोएडा में, वहाँ के ऑफिस में छापे पड़ रहे हैं, और वहाँ दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। तो इन्होंने दस्तावेज शुरुआत में इन डिपार्टमेंट्स को जमा किए होंगे, डिपार्टमेंट्स वाले उसके से खुश नहीं होंगे, मतलब उनको लगा होगा कि नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो इसलिए छापे पड़ रहे हैं। और शायद शाम तक, कल रात से बोल रहे हैं कि छापे पड़ना शुरू हुआ है, और आज शाम तक का शायद छापे पड़ते रहें। तो दोस्तों, ये दैनिक भास्कर के बारे में मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बहुत पुराना अखबार और बहुत अच्छा अखबार, बहुत अच्छी न्यूज़ देने वाला। लेकिन अब आईटी सेक्टर और ईडी सेक्टर हैं, कुछ प्रॉब्लम्स उनको लगी होगी तो वो लोग छापे मार रहे हैं। लेकिन जो मैंने दैनिक भास्कर के बारे में आपको जानकारी दी, उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा एज ए जनरल नॉलेज और
थोड़े इन्फॉर्मेशन के लिहाज से आपके लिए किसी न किसी तरह से लाभकारी होगी। दूसरी बात मैं आपका इसी के साथ करना चाहूँगा, जो मेन मुद्दा है मेरा, वो दोस्तों डेमोक्रेसी के बारे में। मैंने बच्चों को सिविक्स पढ़ाई है और ख़ुद भी सिविक्स में मेरे, आप यकीन मानोगे नहीं मानोगे, 9th में मार्कशीट दिखा सकता हूँ 20 अबव में से 20 नंबर थे। ये जब हमारी सोशल स्टडीज चलती थी तब हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी सेम होती थी, मतलब एक साथ हुई 40 नंबर की हिस्ट्री, 40 नंबर की ज्योग्राफी और 20 नंबर की सिविक्स होती थी। तो 9th में मेरे 20/20 मार्क्स आए थे सिविक्स में। तो और पढ़ा भी चुका हूँ बच्चों को करीब 1 साल। तो सिविक्स में बहुत कॉमन सी चीज़ें जो हर किसी को मालूम होती हैं, वो चीज़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा और आपके बच्चों को हो सके तो समझाइएगा। छोटे बच्चों को भी जो 5th क्लास में 4th क्लास में पढ़ते हैं इसको समझ सकते हैं, वैसे 6th क्लास से स्टार्ट होता है। और आप लोग भी ध्यान से एक बार रिवीजन हो जाएगा क्या है। तो डेमोक्रेसी क्या है, सबको पता है कि डेमोक्रेसी जो है, जो हमारे देश की सरकार है, लोकतंत्र को ही डेमोक्रेसी बोला जाता है। लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को डेमोक्रेसी बोला जाता है। ये जो है डेमोक्रेसी हमारे देश में है क्योंकि हम ही लोग चुन के सरकार बनाते हैं। तो एक हिसाब से ये माना जाता है कि जो कंट्री है, जो देश चल रहा है, वो रूल बाय द पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र होता है, लोगों द्वारा चुना गया एक तंत्र। हम ही लोग इलेक्शन में फिर MLA चुनते हैं, वही लोग फिर आगे जाके PM चुनते हैं और इस तरीके से लोकतंत्र चलता है जो कि हमारे द्वारा चलता है। दूसरा, डेमोक्रेसी के 4 पिलर माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। मैं डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2-3 मिनट और लूँगा। बहुत अच्छी जानकारी है, बच्चों को भी सुनाइए, खुद भी समझिए। 4 पिलर डेमोक्रेसी के, पहला है लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं, विधायिका। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। तीसरा है जुडिशरी, न्यायपालिका। और 4th पिलर जो माना जाता है वो मीडिया माना जाता है। तो ये 4th पिलर में से देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट जुडिशरी, न्यायपालिका, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट्स होते हैं वो हो गए। एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका, हमारे DM साहब होते हैं, सचिव वगैरह होते हैं, इतने सारे लोग काम करते हैं हमारे देश के लिए, जिलों के लिए, राज्य के लिए, ये सारी चीज़ें हो गई। लेजिस्लेचर, विधायिका में जो हम विधायक चुन के भेजते हैं, ठीक है, और वो हमारे जिस इलाके के विधायक होते हैं उस इलाके में जो चीज़ जनता के लिए फंडामेंटल राइट्स के अंदर या किसी और चीज़ के अंदर पूरी करनी है वो पूरी करते हैं, व्यवस्था करते हैं, सड़क की, पानी की, बिजली की, इन सब चीज़ों की। तो इसमें 3 पिलर तो मेन है, लेजिस्लेचर, विधायिका जो विधायक वाले हैं, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका जो DM VM सचिव वगैरह ये काम करते हैं, और कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स, इसके अलावा जुडिशरी, न्यायपालिका। और चौथा पिलर से मीडिया। तो मीडिया को 4th पिलर माना जाता है। तो इस पर कभी आँच नहीं आनी चाहिए और मीडिया को हमेशा सच का साथ देना चाहिए। तो देश का मीडिया ऐसा ही करता है, ये उम्मीद हमें हमेशा अपने मीडिया से रखना चाहिए। कभी अपने देश के 4 पिलर्स पे शक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आम आदमी को अपने फंडामेंटल राइट्स नहीं पता, तो मैं एक बार फंडामेंटल राइट्स फटाफट 2 मिनट में आपके सामने बताता हूँ कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, मौलिक अधिकार क्या है हमारे। पहला है राइट टू इक्वलिटी का, समानता का अधिकार। हर सब कोई समान है। जो जात पात की बात करते, धर्म की बात करते, ये चीज़ें अपनी जगह पर है, लेकिन जो देश के कानून बने हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या किसी भी क्षेत्र में, वो कानून सबके लिए समान है। तो ये समानता का अधिकार देता है, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू फ्रीडम, हमें स्वतंत्र है, हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, इसलिए हम रिपब्लिक डे बनाते हैं 26 जनवरी को, जब हमारे देश का कानून लागू हुआ था, उसी में फंडामेंटल राइट्स रखे हुए थे। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, किसी भी अगर आपका शोषण हो रहा है, कहीं पर भी आपके साथ कुछ घटनाएं घट रही हैं, मिसबिहेव हो रहा है, तो उसके खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हैं किसी भी रूप में। भले कोई सड़क में आपको चांटा मार दे तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। कोई आपके साथ गाली गलौज मारपीट कर रहा है, आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। महिलाएं अपने खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं। किसी भी तरह का शोषण अगर आपके खिलाफ हो रहा है इस देश में, तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ये आपका राइट है, मौलिक अधिकार है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर एंड एजुकेशन राइट, पढ़ाई का अधिकार, धर्म का अधिकार, अपनी सभ्यता को ऊंचा रखने का अधिकार, साथ रखने का अधिकार, ये राइट आपको है, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। राइट टू प्रॉपर्टी, आप कहीं पर भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी उसका अधिकार आपको है। राइट टू, सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मतलब ये संविधान के जितने ऊपर वाले अधिकार हैं, इन सब से भी अगर इन सब में कुछ खामियां होती हैं तो उसके लिए आप क्या क्या आपके पास हैं औपचारिक चीज़ें, वो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज
के अंतर्गत आती हैं। इसमें आपको बता दूं, जब B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान लागू किया था और जनक वही माने जाते हैं, तो उन्होंने कहा था तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये आर्टिकल 32 के अंतर्गत इन्होंने बताया। इसमें एक संवैधानिक उपाय है कि ऊपर के जो भी चीज़ें हैं, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, इसमें अगर किसी प्रकार का भी संशय आपको लगता है तो आप इसके खिलाफ न्यायालय में, उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। जैसे अवैध रूप से अगर कभी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, अवैध रूप से आपको कोई कार्रवाई की जा रही है, या आप किसी जगह पे आज ही पोस्ट पे कोई आदमी पहुंच गया जहाँ पे वो नहीं पहुंच सकता, उसकी उस पद पे रहने लायक उसके जो है क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता हो पूरे, ठीक है, या किसी भी तरीके से गैर कानूनी पद पे कोई पहुंच जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसके अधिकार राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में दिए हैं संवैधानिक कुछ उपाय, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये हृदय और आत्मा बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। तो आपको फंडामेंटल राइट पता होना चाहिए, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मैं इनकी बातें क्यों कर रहा हूँ दोस्तों? डेमोक्रेसी और फंडामेंटल्स मैंने आपको बताया, डेमोक्रेसी क्या होता है और फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दैनिक भास्कर पे छापा पड़ा है, तो किसी भी फोर्थ पिलर जो हमारे पे अगर छापा पड़ता है तो ये देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई देश के लिए इज्जत की बात नहीं है कि हमारे देश के जो फोर्थ पिलर एक अखबार है और जो इतना बड़ा है कि उसको ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ने 3rd नंबर का दिया है वर्ल्ड में सर्कुलेशन वाइज और इंडिया में 1st नंबर। तो ये इतना बड़ा समूह अगर ऐसा कुछ हो, अभी तो आरोप लग रहे हैं, खाली जांच चल रही है, जांच में सही पाए जाए, भगवान से यही उम्मीद है कि जो आरोप लग रहे हैं वो गलत पाए जाए। तो इससे देश के जो आम आदमी है उसके मानसिक स्तर पे थोड़ा डाउन होता है, क्योंकि देखो रोज अखबार पढ़ रहा है, उसकी खबरों पर विश्वास करता है कि हाँ ये खबरें सही हैं। जब उसको मालूम चलेगा ये तो खुद IT मतलब इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपका विश्वास उस पर से कम होगा। तो मैं मेन रूप से आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जैसे आप भले ही और भी अखबार के नाम ले लें, हम दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान टाइम्स है, दैनिक भास्कर है, ऐसा नहीं कि किसी भी अखबार की खबरें वो गलत होती हैं या सही होती है, इस पर मैं जान नहीं रहा, लेकिन वो उस खबरों पे हम विश्वास करते हैं पूरी तरीके से। और अगर किसी न्यूज़पेपर्स के समूह पे वो भी इतना माना जाना है दैनिक भास्कर, उस पर अगर IT का छापा पड़े तो हमारा विश्वास जाहिर सी बात है उस पर कम होगा, जो लोग दैनिक भास्कर पढ़ते होंगे। तो अब जो भी जांच में निकल के आएगा वो आपके सामने आएगा। जो मैंने दैनिक भास्कर के बारे में आपको जानकारी दी थोड़ी सी कि कहाँ का अखबार है, कितनी भाषाओं में होता है, कौन फाउंडर है, ये सब उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसके अलावा डेमोक्रेसी लोकतंत्र के बारे में और फंडामेंटल राइट्स के बारे में आपको बताया है। फंडामेंटल राइट्स का उपयोग जरूर कीजिएगा, इसको लोगों तक पहुँचाइएगा, इस बात को, यह आपका फर्ज है। अगर आपको नहीं पता अपने फंडामेंटल राइट्स तो उनको लोगों तक पहुँचाइएगा। ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं दैनिक भास्कर पे विश्वास जताता हूँ कि अखबार पे जो भी आरोप लगे हैं वो गलत साबित हो, और सही अगर साबित होते हैं तो जाहिर सी बात है लोगों का विश्वास बहुत उठेगा अखबार पे। फोर्थ पिलर, चारों स्तंभ में से एक भी स्तंभ वो नहीं होना चाहिए, भले ही वो न्यायपालिका हो, भले ही वो विधायिका हो, भले ही वो कार्यपालिका हो या मीडिया हो, चारों स्तंभ बहुत मजबूत होना चाहिए हमारे देश के, तभी हमारा देश मजबूत रहेगा। इसमें से एक भी पिलर अगर कमज़ोर पड़ता है किसी भी तरीके से तो ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने आज इस चीज़ को आपको बताना ज़रूरी समझा। अगर आपको मेरी कही गई बातें और ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स, अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, वीडियोज़ को पूरा देखा कीजिए, आपको ज़रूर अच्छी जानकारी दूंगा। मैं ऐसे वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा जो आपका टाइम वेस्ट करें। और जो नए व्यूवर्स, नए दोस्त मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ मेरे को थोड़ा हौसला देने के लिए प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल देवेंद्र चंद्र राजा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बगल में बेल आइकन होता है वो दबाएंगे तो जो मेरे वीडियोस रेगुलर आते हैं वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। एक आदमी अगर कुछ करना चाह रहा है किसी फील्ड में और ठीक कर रहा है तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए आपको उसकी मदद करनी चाहिए। तो इसलिए कहूँगा नए व्यूवर्स, नए फ्रेंड्स ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो मेरे दोस्त ऑलरेडी हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। इसी के साथ विदा लेता हूँ, आपसे नए एपिसोड में फिर मुलाकात होगी कुछ एंटरटेनमेंट या इन्फॉर्मेटिव चीज़ों के साथ।
तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।